जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, याद रखना है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है दोस्तों यह तीसरे मंडल में है। ठीक है। 8वें मंडल में जो ऋचाएं हैं उनको क्या कहा गया? तो 8वें मंडल के जो श्लोक है यानी ऋचाएं हैं उसको खील कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखना है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार, याद रखना है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया है? शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये चारों के चारों जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे भगवान महावीर। याद रखना है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले 3 तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। और अरेस्टी नेमी जो थे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, याद रखना है। इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। तो भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। अरेस्टिनेमी की अगर हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना है आपको, शंख। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका था सांड। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका था सर्प। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो याद रखना है, अशोक का जो अशोक नाम है वो मौस्की में भी मिलता है अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में मिलता है और उदय गुलाम, इन तीनों अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा जाए आपसे कि अशोक गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक गद्दी पर बैठा था 269 BC यानी 269 ईसा पूर्व में जो था अशोक गद्दी पर बैठा था। कलिंग विजय कब इसने किया था? तो 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग को विजित किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है अशोक से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो 1025 ईस्वी में किया गया था। याद रखना, सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है। और सोमनाथ को एक और नाम से जाना जाता है मंदिर को, प्रभास पाटन। क्या कहा जाता है इसे? प्रभास पाटन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले लड़ा गया था 1531 ईस्वी में इसके द्वारा देवरा का युद्ध। उसके बाद 1539 ईस्वी में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1555 ईस्वी में। तो यह सही क्रम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं होता था? तो यह व्यवस्था कौन सा था? तो याद रखना कि अंग्रेजों द्वारा 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था, जिसमें से रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था उसमें क्या प्रोविजन था कि इसमें सरकार और किसानों के बीच कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था। ठीक है। 1792 ईस्वी में मुनरो और रीड के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त की, तो अस्थायी बंदोबस्त जो था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसे लागू किया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो था, याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हॉल्ट मैकेंजी के सहयोग से इसे लागू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था को। तो ये जो तीनों पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण यह पॉइंट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार हत्या कर दिया था? तो यह कौन थे? तो यह थे लॉर्ड मेयो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और मेयो से रिलेटेड आपको एक बात और याद रखना कि 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना किनके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में।
लेकिन विधिवत रूप से जनगणना कब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। किसके समय ये हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय थे। दोनों पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, यानी वे अवगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प की नीति किसके समय में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था 1856 में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था, किस इतिहासकार ने कहा था, तो यह कहा गया था किसके द्वारा दोस्तों, तो यह कहा गया था डिजराइली के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था, तो काल पत्रिका का जो संपादन है वह किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा परांजपे के द्वारा यह किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी और मराठा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, तो क्लीमेंट जो इटली थे वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे यह सर पैथिक लॉरेंस थे, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। इसमें शामिल थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है असत्य मिलान का चयन कीजिए। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। बालिका विद्यालय की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था, याद रखना है। यह किसके द्वारा किया गया था, बेथुन महोदय, याद रखना है, बेथुन महोदय के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखना है यह किया गया था 1849 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा की गई, तो लोक सेवा आयोग की गठन की जो अनुशंसा है वह किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो यह था ली आयोग। कब आया था, तो 1924 में, याद रखेंगे। बटलर जो समिति था वह किससे था, तो यह देसी रियासतों से था, याद रखना, देसी रियासतों से यह संबंधित था बटलर समिति। साइमन कमीशन कब आया था, तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था, जिसमें एक भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसका व्यापक विरोध जो था पूरे भारत में किया गया था साइमन आयोग का। और इसी साइमन आयोग के विरोध में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है दोस्तों, लाठी के प्रहार से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो यह कब आया था, 1942 में। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है, तो डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यह है बोकेसियो की यह प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरॉन। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो इसमें जो था जर्मनी इसमें शामिल नहीं था, जबकि इंग्लैंड, जापान और फ्रांस यह जो थे मित्र राष्ट्र में क्या थे दोस्तों, ये जो देश थे सम्मिलित थे। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता जो है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है मार्टिन बेहम को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों वह है टाइटन। और वर्तमान में बात करें कि सबसे ज्यादा किस ग्रह का उपग्रह है, तो वह शनि ग्रह है, याद रखना है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है, तो काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय पाया जाता है उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच पूछा जाए कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है, तो यह कौन सा है, असम हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। और सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय पड़ता है उसे कौन सा हिमालय कहा जाता है, तो उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है, काफी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। करेक्ट आंसर की बात करें तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य जो हिमालय पाया जाता है उसे किस हिमालय के नाम से जानते हैं, तो नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो कौन सा दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, तो यह है भोरघाट दर्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
बात करें अगर हम लोग दोस्तों थाल घाट की, तो यह नासिक एवं मुंबई, याद रखना है कि यह किसको जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को यह जोड़ता है। पालघाट की अगर हम बात करें तो यह कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है। कोयम्बटूर और किसको जोड़ता है दोस्तों, तो यह कोचीन को जोड़ता है, याद रखेंगे। और सेनकोट्टा की अगर बात करें तो यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है, याद रखेंगे। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है यह, तो यह मदुरई से जोड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो यह कौन सा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबिथु। सरक्रिक जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है, याद रखेंगे। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा कॉल। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट यह फैक्ट्स है। मैं बोलूं कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो मुख्य भूमि की लंबाई है वो कितना है, यानी नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें तो यह है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट ईस्ट से वेस्ट इसकी लंबाई कितनी है, तो ईस्ट से वेस्ट इसकी जो लंबाई है वो कितना है, तो यह है 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी का उद्गम बेड़ी नाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो किस नदी के बारे में ये कहा जा रहा है, तो यह कहा जा रहा है झेलम नदी के बारे में। ये सभी के सभी जो यहाँ नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब और सतलज, ये सभी के सभी सिंधु की सहायक नदियां, याद रखना है। जिसमें से सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, वो भारत से बाहर है, तिब्बत के समीप जो मानसरोवर है, लेक है, मानसरोवर के निकट एक लेक से निकलता है सतलज नदी। तो ये पॉइंट सतलज नदी से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी यानी झेलम नदी, रावी नदी और चिनाब नदी, इन सभी का जो उद्गम है यह भारत में है। सिंधु और सतलज का जो उद्गम है दोस्तों वह भारत से नहीं होता है, कि बल्कि मानसरोवर जो ग्लेशियर है उसके निकट एक झील से होता है, याद रखेंगे। चिनाब को हम लोग चंद्रभागा के भी नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो यह चिनाब नदी को जाना जाता है। पंचनद जो है पंचनद जो है सिंधु नदी से कहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखना है पाकिस्तान के मिथान कोट में, याद रखना है मिथान कोट में अपना जल जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें विसर्जित करते हैं, याद रखना है। यानी पंचनद का जल सिंधु नदी में कहाँ पर मिलता है, तो पाकिस्तान के मिथान कोट में यह जो है दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना चंद्र ताल जो झील है वह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा यानी मैंगो सोवर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में इसे कहा जाता है मैंगो सोवर यानी आम्र वर्षा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, तो किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वह जो है दोस्तों मसाला उत्पादन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो विकास उद्योग नाम से जाना जाता है मोटर गाड़ी का उद्योग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यह केन्या के नैरोबी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 का क्या होगा, बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। तो यह कार्य करता है उत्पादक वर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो किस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। संचालन समिति के कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे वह संचालक समिति के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे वह संचालन समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति की बात करें तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और संघीय समिति के कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था उसमें जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ये सब। आसफ अली उस समय कौन थे, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में ये रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम की अगर हम बात करें तो जगजीवन राम को क्या बनाया गया था, तो ये श्रम मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री, इन्हें बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया, तो याद रखना कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया यह लिया गया है कनाडा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से लिया गया, तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह आपातकाल का प्रावधान लिया गया है दोस्तों कहां से, तो जर्मनी से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो छठी अनुसूची में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एक याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह छठी अनुसूची में शामिल राज्य है। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो किस राज्य का जो गठन है 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य का जो गठन हुआ था वह 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन राज्यों का जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था। नेक्स्ट, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो यह था 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किसमें किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यह किया गया है अनुच्छेद 43। ये सभी के सभी जो आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, तो याद रखना है ये हैं नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी के, ये सभी के सभी आर्टिकल हैं। किस पार्ट में है संविधान के, तो याद रखना है यह पार्ट 4 में है। कहां से कहां तक है, तो यह 36 से 51 तक है। जिसमें से कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, 43 में किया गया। अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करें तो ये भी आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है, यह किस आर्टिकल में कहा गया, तो यह कहा गया अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 47 की बात करें तो यह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा बनाने से रिलेटेड है। याद रखना है, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पोषाहार स्तर लिख दे रहा हूँ। 48 की बात करें, अनुच्छेद 48, तो यह क्या है, तो यह कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन से रिलेटेड यह आर्टिकल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यह बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में याद रखना, इनसे बार बार सवाल पूछा जाता है। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाली पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को क्या कर दिया गया था दोस्तों, समाप्त कर दिया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 101 की अगर हम बात करें, 101वां संविधान संशोधन किससे था, तो यह जीएसटी से रिलेटेड था, याद रखना है आपको। और 102 की अगर हम बात करें तो यह किससे था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित था।
103 में क्या था, तो 103 इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था कि संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता था, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को, ठीक है, यानी ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन इसमें किया गया था। सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि जो 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, इसी संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन अदिश राशि, अदिश राशि आपको पहचाना है, तो करंट जो होता है यानी विद्युत धारा जो है वह कैसा है, अदिश राशि है, जबकि वेग, विस्थापन और त्वरण ये कैसा राशि है दोस्तों, तो यह सदिश राशि है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यह किस न्यूटन के गति से हमें प्राप्त होता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है, शक्ति का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो वाट आवर जो है शक्ति का मात्रक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है, तो जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है, तो ये फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है आपसे, और सेल्सियस और केल्विन। तो जल का जो महत्तम घनत्व होता है सेल्सियस में अगर देखा जाए तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नहीं है। केल्विन तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करने का क्या रूल है, तो फ़ारेनहाइट याद रखना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, C-0 100 डिवाइड बाई F-32 डिवाइड बाई कितना 180। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रख देंगे तो 4 बाई कितना हो जाएगा, ये 100, ये हो जाएगा F-32 डिवाइड बाई 180, ये कितना बार में गया, 25 बार में गया। ठीक है, तो F-32 अगर हम निकालें तो 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25, तो ये कटेगा 7। ठीक है दोस्तों, और ये 2 बार में, तो 32 -32 को जब बराबर के उस साइड हम ले जाएंगे तो ये बनता है कितना, तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गामा जो किरणें होती हैं वो कैसा होता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। सभी को मालूम होगा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र पर ही। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो वह कहाँ पर बनता है, तो फोकस पर बनता है, याद रखना है आपको। अगर फोकस पे रखेंगे तो वह कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और फोकस और पोल के बीच में अगर कोई वस्तु अगर हम रखेंगे तो यह कहाँ पर बनेगा, तो यह दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है वहाँ पर हम लोग लेक्लांजे सेल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होता है, तो विद्युत फ्यूज का गुण बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। विद्युत फ्यूज का गुण क्या होता है, तो याद रखना है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यह जो होता है विद्युत फ्यूज का गुण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, याद रखना है तत्व नहीं पूछ रहा है, यह धातु पूछ रहा है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा धातु कौन सा है, तो यह कौन सा है दोस्तों, तो यह है एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि दाब बढ़ाने पे द्रव का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का जो खोज है वह किसने किया था, तो यह किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल का नाम सुना होगा आपने, तो यह हाइजेंस ने दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था, तो आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था, याद रखेंगे। डोबराइनर ने क्या दिया था, तो त्रिक सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वह कब बनाया था, तो 1869 में यह बनाया था। उन्होंने जो आवर्त सारणी को तत्वों को सजाने का सर्वप्रथम जो प्रयास है विधिवत रूप से यानी क्रमबद्ध तरीके से सजाने का प्रयास किसने किया था, तो यह किया था मेंडलीफ ने। इन्होंने कैसे सजाया था तत्वों को, तो एटॉमिक मास, याद रखना एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने सजाया था। मोसले ही जो थे उन्होंने क्या किया था, पहली बार तत्वों को किस क्रम में सजाया था इन्होंने, तो
एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसे सजाया था, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। और मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखना है अल्केन। अल्केन जो होता है दोस्तों, अल्केन यह क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि अल्कीन, अल्कीन एक मिनट, जबकि अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन ये क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अल्केन यहाँ पर कौन है, तो मीथेन, तो ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि पेंटीन, प्रोपीन और इथाइन ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ध्यान रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है, सेचुरेटेड, तो वह होता है अल्केन, और अनसेचुरेटेड कौन होता है, तो अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया, सवाल है कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था, तो यह खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 51 नंबर सवाल है कि एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है, तो इसमें अनुपात क्या आता है, तो यह होता है क्या दोस्तों, तो यह होता है 3:1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों विभिन्न एग्जामों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पपीता का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति हम लोग पपीता का भाग खाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो नारियल का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है, तो पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों एस्क्लेरन काइमा के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं सजीव होते हैं, पैरेनकाइमा और ये सजीव है, जबकि ये किस कंडीशन में रहता है, तो यह निर्जीव होता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। फ्लोएम का क्या काम है, तो पत्तियों द्वारा जो खाद्य भोजन बनाया जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो यह करता है फ्लोएम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, तो समतापी वर्ग के जंतु कौन है इसमें से, तो यह है पक्षी वर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। तो अग्नाशय से याद रखना है, इरिप्सिन का जो स्रावन होता है वह अग्नाशय से नहीं होता है, बल्कि कहाँ से होता है, तो यह होता है छोटी आंत से। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का, तो संतुलन कौन बनाता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग, याद रखना है यह बनाता है सेरेबेलम। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था वो कब से कब तक चला था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा है, तो याद रखना संपत्ति, इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस संपत्ति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिभूति घोटाला का संबंध किससे है, किस समिति से है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का जो संबंध है वह प्रतिभूति घोटाला से है। सरकारिया समिति किससे है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करने से संबंधित है सरकारिया समिति। आपको मुझे बताना है कि स्वामीनाथन समिति और दांतेवाला समिति किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्न से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है रस खान। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो ये दंडी है, सभी को मालूम होगा।
पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो यह कौन सा है दोस्तों? तो यह है रॉबिन रेडबेस्ट। नेक्स्ट निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जो एड्स दिवस है दोस्तों वह कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 1 दिसंबर को। आपको बताना है कि 2023 में जो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो ट्राम्बे में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी को मालूम होगा, काफी फेमस पर्सनैलिटी है ये। इनका संबंध है शहनाई वादक से। नेक्स्ट निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्रायण घाट से संबंधित है? तो महाप्रायण घाट से संबंधित किनका समाधि स्थल है? तो ये देश के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का सी विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो सभी को मालूम होगा इसका जो मुख्यालय यानी एनडीए का जो मुख्यालय वह कहां पर है? तो यह है दोस्तों कहां पर? 73 का। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है खड़गवासला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त के तहत। नेक्स्ट है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपाधि उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर खाली स्थान में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। कहां पर यह किया गया? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका अनावरण किया गया था महाराष्ट्र के लातूर में। नेक्स्ट है दस्तलिख। ये याद रखना है कि दस्तलिख 2024 आपको याद रखना है, ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन हो गया है। दस्तलिख 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह याद रखना है कि यह उज्बेकिस्तान में ही इस बार किया गया है। अप्रैल में ही हुआ था दस्तलिख। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और 2024 में इसका जो आयोजन हुआ था वह कहां पर किया गया था? तो उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो ये याद रखना है, यहाँ मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इसका थीम देश होगा। अब यहाँ से जो है दोस्तों मैथ के और इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन्हें आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा। यहाँ तक जो था इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो के इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।